हमारे योगियों ने कहा है कि अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव, कि अगर आप बिना समझे गलत तरीके से गलत विधि से अभ्यास करते हैं तो ये शरीर में रोगों को और बढ़ाने वाला हो सकता है। इसलिए अभ्यास को ठीक तरीके से समझना, ठीक से समझ करके उस अभ्यास को करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे ही कुछ अभ्यासों को विस्तार पूर्वक हम आपको आज बता रहे हैं। क्या गलतियां होती हैं उनको भी हम आपके साथ साझा करेंगे, और ये अभ्यास आपको भोजन करने के तुरंत बाद करने होंगे। भोजन करने के तुरंत बाद इनको करते हैं तो पाचन तंत्र अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करेगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी। किसी का शरीर दुबला पतला है, उसके शरीर में बल बढ़ना शुरू हो जाएगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, जब भोजन पेट में अधिक समय तक रुकता है, सड़ता है, जो टॉक्सिन्स बढ़ते हैं उनकी वजह से अनेकों अनेक समस्याएं होती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार तो ये है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी ही टॉक्सिन्स के बढ़ने के कारण होती हैं। तो आप समझें कि जब आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा, मलों का निष्कासन ठीक से होगा, तो आपके शरीर में अनेकों अनेक जो रोग हो सकते हैं उनसे आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। कौन से अभ्यास आपको करने हैं, क्या विधि रहेगी, इसको अब आप बड़ी ही सजगता से समझ लें। तो सबसे पहले आप समझ लें कि वज्रासन के अभ्यास में क्या क्या गलतियां होती हैं और किन किन सजगताओं का ध्यान रखते हुए आपको अभ्यास करना है। तो वज्रासन में आप आ जाएंगे, यूं तो सरल अभ्यास है, लेकिन जो गलतियां हैं वो आप यहां पर समझें। सबसे पहली गलती जो वज्रासन में है कि पैरों के बीच में इस तरीके से अंतर रखते हैं कई व्यक्ति। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए। पैरों को इस तरीके से मिला करके आप रखेंगे तो ही सही आपका ये एंगल बन पाएगा, पीछे पैरों का भी, एड़ियों का भी, और तभी इससे पूरे लाभ आपको मिलेंगे। दूसरी बात, कई व्यक्ति कमर मोड़ करके बैठते हैं। ये अगर आप करते हैं तो समझें कि इसके आधे लाभ आपने अभ्यास के समाप्त कर दिए। कमर को प्रयास पूर्वक सीधा रखना है। यूं तो इस अभ्यास में जब आप आते हैं तो क्योंकि आपके घुटने और आपके हिप्स एक लाइन में आ जाते हैं, एक लेवल पर आ जाते हैं, तो स्वाभाविक ही आपकी कमर यहां पर सीधी हो जाती है। अगर आप सुखासन की स्थिति में ऐसे बैठते हैं तो अब आप देखेंगे कि घुटने आपके ऊपर उठ गए और आपके जो नितंब है वो पीछे से नीचे आ गए, तो स्वाभाविक ही कमर आपकी मुड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन आप वज्रासन की स्थिति में हैं तो आपकी कमर सीधी रहेगी, लेकिन फिर भी प्रयास पूर्वक कमर सीधी और कंधों को इस तरीके से पीछे आपको रखना है, ये ध्यान रखें। पैरों की स्थिति पीछे से इस तरीके से कुछ रहेगी। अंगूठा जो आपका है वो आपके दूसरे अंगूठे के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अपनी एड़ियों के बीच में ऐसे अंतर रखेंगे और इस तरीके से आपको इस अभ्यास में बैठना है। साथ ही साथ ये गलती भी कई लोग करते हैं कि वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर फोन चलाना शुरू कर देंगे, टीवी देखना शुरू कर देंगे। ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस आसन में आप बैठे हैं उस आसन में स्थिरता के साथ साथ आपके मस्तिष्क का स्थिर होना भी जरूरी है, तभी इससे पूरे लाभ मिलेंगे। क्यों ऐसा है इसको हम अभी आगे समझेंगे। तो इन सजगताओं को आपको वज्रासन में रखना है। साथ ही साथ जो हमने कहा कि घुटनों की कोई भी समस्या है, वेरिकोज वेन की समस्या है, या फिर आपको एंकल में स्टिफनेस है, पेन है, सुन्नपन आता है, वज्रासन में थोड़ी देर तक बैठे पैर पूरी तरह से सुन्न हो जाते हैं, इस स्थिति से बचने के लिए आपको अगला अभ्यास करना है और यह है वीरासन का अभ्यास। अब वीरासन के अभ्यास में यूं तो किस तरीके से करते हैं, पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर लेकर के आएंगे, एड़ियों को अब आप अलग अलग रखेंगे और अपनी पिंडलियों को इस तरीके से बाहर की तरफ आप लेकर के जाएंगे और फिर आप नीचे बैठेंगे और आपके हिप्स जो हैं वो आपकी मैट के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके का ये वीरासन का अभ्यास होता है। लेकिन ये अभ्यास आप नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल सरल हम आपको करके बताते हैं। क्या है, घुटनों के बीच में अंतर रखा और इस तकिए को आप इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में लेकर के आ जाते हैं और इसके ऊपर आप बैठते हैं। आप ये करके देखें, बिल्कुल सरल आपके लिए हो जाएगा। अभ्यास में आपको कोई कठिनाई
नहीं होगी। और तब भी अगर आपको थोड़ी कठिनाई लगती है तो इस तकिए को थोड़ा और मोटा कर दें, यहाँ पर 2 तकिए रख लें तो आप थोड़े और ऊपर उठ जाएंगे। अब इस स्थिति में अगर आपको हिप जॉइंट में स्टिफनेस है, नी में थोड़ा बहुत पेन है, तो आप कर सकते हैं। एंकल बिल्कुल आपकी सहज हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। और इस अभ्यास में भी आपको पूरे लाभ मिलेंगे। क्या लाभ मिलेंगे? इस अभ्यास में भी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके पैरों की तरफ नहीं होगा, वो आपके पाचन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हम ये अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि रक्त का संचार जो है आपके पाचन की तरफ बढ़ जाए, जिससे आपका पाचन तंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सके। तो इस तरीके से आपको ये हमारा दूसरा अभ्यास करना है, वीरासन का अभ्यास। अब इससे अगला जो अभ्यास है ये बिल्कुल सरल अभ्यास है, इसे कोई भी कर सकता है। इस तरीके से आपने तकिया लिया और तकिए के अग्रभाग पर, पीछे की तरफ नहीं, ऐसे नहीं, इसके आगे की तरफ आप आ जाएंगे, ऐसे बैठेंगे और उसके बाद आप अपने पैरों को इस तरीके से लेकर के आएंगे। तुरंत ही पैरों को बहुत पीछे लाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पीछे लेकर के आएंगे तो फिर आपको लगेगा कि मुझे तो स्टिफ लग रहा है, असुविधा हो रही है बैठने में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने पैरों को आगे की तरफ इस तरीके से ले जा करके रखें। अब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल सहज हैं। और जैसे ही आप इस स्थिति में आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके पेट के ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं है। आपके पाचन तंत्र के अंग शिथिल हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे कि वो अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकेंगे। साथ ही साथ समान वायु जो कि आपके नाभि के क्षेत्र में कार्य करती है, ये भी संतुलित होनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में 5 वायु होती हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये जो समान वायु है ये पाचन तंत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसे आप ऐसे समझें कि एक पाइप से अगर वायु का प्रवाह हो रहा है तेज गति से, अब उस पाइप को अगर आप मोड़ देते हैं तो स्वाभाविक है उस वायु का प्रवाह भी रुक जाएगा। इसी तरीके से जो ये वायु होती हैं आपके शरीर की, ये नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। और जब आप इस तरीके से मुड़ करके बैठेंगे तो आपकी नाड़ियां भी अवरुद्ध होती हैं, जिससे कि वायु अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती हैं, वो भी ब्लॉक होने लगती हैं। जब आप इस तरीके से बैठेंगे और कमर को सीधा करेंगे तो आपके पेट के ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं है और जो लोअर बॉडी है आपकी, उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन अब कम जाएगा। थोड़ा थोड़ा जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े तो धीरे धीरे अपने पैरों को और पीछे लेकर के आएं और अच्छा हो जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर बैठना है। ये अभ्यास बिल्कुल सरल रहेगा। घुटनों में समस्या है, थोड़ा सा आगे करके बैठ जाएं, लेकिन इसे सभी कर सकते हैं। ध्यान ये रखें कि नीचे का जो सरफेस है वो ऐसा होना चाहिए जो सख्त हो। अगर आप बेड पर बैठ करके इस अभ्यास को करेंगे तो फिर ये अभ्यास उतना ठीक नहीं रहेगा। तो आप भूमि पर बैठ जाएं, मैट लगा लें, कंबल आदि बिछा लें और फिर इस अभ्यास में आप बैठते हैं भोजन करने के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इतना आपने ये समझा। अब हम आपके साथ साझा करते हैं कि कौन सा प्राणायाम आपको भोजन करने के बाद आसन में बैठ करके करना है। ये हम आपको वज्रासन में बैठ करके ही बताते हैं। बाकी आपको जिस आसन में बैठकर करने में सुविधा हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मुद्रा का प्रयोग करना है आसन के साथ साथ, ये है अपान मुद्रा। मध्य की दोनों उंगलियों के अग्रभाग आगे के हिस्से को अंगूठे के आगे के हिस्से के साथ ऐसे मिला देंगे। दूसरे हाथ का भी ऐसे मिला लेंगे और बाकी की जो ये 2 उंगलियां हैं आपकी, इनको रखेंगे सीधा और इस तरीके से आप ये मुद्रा बना करके बैठते हैं। इस मुद्रा से आपकी अपान वायु, जैसे इस मुद्रा का नाम भी अपान मुद्रा ही है, तो इससे जो आपकी अपान वायु है, नाभि से नीचे कार्य करने वाली वायु है, ये संतुलित होती है। और जब ये संतुलित होती है तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर जिनकी कोलोन, बड़ी आंत में गंदगी रुकनी शुरू हो जाती है, वो भी ठीक से बाहर जाने लगती है, आंतों का मूवमेंट अच्छा होता है। तो इस तरीके से मुद्रा हमने बनाई और ये हमने ऐसे रखा। अब यहां पर आकर के जो अभ्यास आपको करना है ये है संवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। हमें करना क्या है कि हमें धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है और हमें गिनती करते जाना है। 1 2 3 4 5, 5 की गिनती तक सांस हमने अंदर भरा। अब अंदर भर के 5 की गिनती तक ही मन ये गिनती करनी है। 5 की गिनती तक ही सांस को अंदर होल्ड करके रखना है।
फिर 5 की गिनती तक ही धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है और 5 की गिनती तक ही सांस को बाहर रोक करके रखना है। यानी कि उतनी ही देर में सांस लिया, उतनी ही देर तक अंदर सांस रोका, उतनी ही देर में सांस बाहर छोड़ा और उतनी ही देर तक सांस को बाहर रोक करके रखा। यही चक्र चलता रहेगा। यही अभ्यास आपको 10 मिनट तक, 15 मिनट तक पूरा आप ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जोड़ा जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि जब ये सक्रिय होगा तो आपका शरीर सहज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। आपके शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का लेवल तुरंत ही ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, मानसिक विश्रांति होती है। साथ ही साथ डाइजेस्ट, यानी कि आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमने कहा कि वज्रासन में बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आसन से तो लाभ मिल रहे हैं लेकिन मन की स्थिति वैसी नहीं है और माइंड गट कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको अपने मस्तिष्क को भी अभ्यास के साथ साथ जोड़ना है, तभी आपको पूरे लाभ मिल सकेंगे। एक बार आप देख लें कि किस तरीके से ये अभ्यास रहने वाला है। हम आपको केवल बताने के लिए इस हाथ से संकेत कर रहे हैं। आप दोनों हाथ से मुद्रा बना करके रखेंगे, धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे, इस तरीके से आपने देखा, उतने ही समय में सांस अंदर लिया, उतनी ही देर तक सांस अंदर रोका, उतनी ही देर में सांस बाहर छोड़ा और उतनी ही देर तक सांस को बाहर रोका। इस तरीके से आपका ये अभ्यास रहेगा। ये आपको आसन में बैठ करके करना है। आप चाहे 5 मिनट तक वज्रासन में बैठे हैं, 5 मिनट तक हमारे वीरासन में और हमारे तीसरे अभ्यास में 5 मिनट तक बैठे हैं, तीनों ही अभ्यास के साथ साथ आप इस श्वसन की विधि को अपनाए रख सकते हैं। इससे आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। इस श्वसन की विधि के साथ साथ आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी का अभ्यास भी जोड़ सकते हैं। यानी कि भोजन करने के बाद आप संवृत्ति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन तीनों ही प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी मार्गदर्शन हो वो विस्तार पूर्वक किया जाए, पूरी उसकी बारीकी को साझा किया जाए। तो अगर हम अभी भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम बताएंगे तो ये मार्गदर्शन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा सुझाव है कि उनके विषय में हमने पहले मार्गदर्शन किए हुए हैं, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा रहे हैं, वहां से आप वो अभ्यास देख लें। ये अभ्यास जो आप करेंगे इससे पाचन तो बेहतर होगा ही, भोजन तो तेजी से पचेगा ही, साथ ही साथ अगर किसी को मानसिक समस्या है, स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, कोई भी स्थिति है, उन स्थितियों में भी आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे इस अभ्यास से। तो बिल्कुल सरलता से हमने ये अभ्यास आपके साथ साझा किए और अपेक्षा है कि आपको ठीक से समझ भी ये आ गए होंगे। अगर आपके अभ्यास से संबंधित कोई प्रश्न होते हैं तो वो आप कमेंट के माध्यम से साझा करें। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।